नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं। हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखेंगे प्रॉप्स। तो रिएक्ट में प्रॉप्स क्या होते हैं और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो सब आज सीखेंगे। तो मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। ठीक है, तो हम अपनी इस फोल्डर के अंदर ओपन करते हैं अपने VS कोड को। राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे। और हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसने एक टर्मिनल ओपन करके दिया है, हम इसे डिलीट कर देते हैं इस टर्मिनल को। ठीक है, और इस टर्मिनल को हम शॉर्टकट की से एक्सेस करेंगे। तो शॉर्टकट की से ओपन करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और जो मैंने पिछली बार बताया था कि टैब के ऊपर जो बटन है एक, उस बटन को प्रेस करने से, जैसे टर्मिनल की पे यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो साइन है, इसको पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाला साइन, तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। हम करते हैं उसे टर्मिनल ओपन, और अब टर्मिनल हमारा ओपन हो गया है। और यहाँ पे हम एक नई ऐप क्रिएट करते हैं। वैसे तो मैं जो ऐप पहले क्रिएट कर चुका हूँ उस पर आपको कोड करके दिखा सकता था, लेकिन वहाँ पहले से कोड लिखा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कारण मैं हर बार एक नई ऐप क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे आपको ऐप क्रिएट करना भी पता चल जाएगा। कमांड से कमांड याद हो जाएंगी। तो हम कमांड लिखते हैं npm create white @latest। ओके, ठीक है, ये कमांड हमेशा याद रखना है, npm स्पेस create स्पेस white @latest। और अब हम अपनी ऐप का नाम लिखेंगे। तो आज मैं आपको प्रॉप्स बताने वाला हूँ, प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट में। तो मैं लिख देता हूँ ऐप का नाम प्रॉप्स लर्निंग। ठीक है, एंटर करते हैं। फ्रेमवर्क पूछा है हमसे, हम रिएक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर एंटर करेंगे। अब जैसा इसने बोला है कि आपको CD करना है, कमांड रन करना है, मतलब चेंज ड्राइव, मतलब आपका जो अभी करंट में जो फोल्डर है गिट यूट्यूब, उससे आपको जाना है प्रॉप्स लर्निंग वाले फोल्डर पे जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं इस समय यूजर्स ऐप गिट यूट्यूब इस फोल्डर के अंदर हूँ, और मुझे प्रॉप्स लर्निंग नाम का जो फाइल बना है, फोल्डर बना है, उसके अंदर जाना है। तभी वो उससे हम npm इंस्टॉल करेंगे और npm रन डेव करेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम को बताया था कि अगर मैं यहाँ से CD करके प्रॉप्स लर्निंग पे जाता हूँ और कुछ वहाँ पे फिर बाद में कोड वगैरह लिखता हूँ, तो कभी कभी होता ये है कि बाद ये वापस इस फोल्डर पे आ जाता है कि यूट्यूब, ये जो फोल्डर है प्रीवियस फोल्डर पे आ जाता है। तो मुझे बार बार CD करना पड़ेगा, और कभी इशू आते हैं, npm बाहर इंस्टॉल हो गया, अंदर इंस्टॉल हो गया, कुछ भी इशू हो सकते हैं। तो उससे अच्छा बेटर यही होगा कि आप VS कोड को क्लोज कर दें। हमारी ये फाइल तो बन चुकी होंगी प्रॉप्स लर्निंग, तो हम VS कोड को क्लोज कर देते हैं। और ये प्रॉप्स लर्निंग फाइल बन चुकी है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड करेंगे। और ये हमारी ये वाली फाइल ओपन हो चुकी है। हम फिर से टर्मिनल ओपन कर देते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और वो जो साइन है उसको मैं क्लिक करता हूँ, और पहले हम npm को इंस्टॉल कर देते हैं। तो npm इंस्टॉल करने के लिए आप npm इंस्टॉल लिख सकते हो, मैं शॉर्टकट i भी लिखा तो चलता, तो npm i लिख देता हूँ, i इंस्टॉल का i, और अभी बस एंटर कर दिया तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। यहाँ पे कुछ फाइल ऐड हो चुकी है, कुछ आपने देखा होगा, अगर भी आप वीडियो आप थोड़ा बैक करके देख भी सकते हो। नोड मॉड्यूल्स वगैरह ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो npm हमने इंस्टॉल कर चुके हैं हम, और हम npm रन डेव करके इसको चला भी लेते हैं। देखते हैं हम क्या आउटपुट आ रहा है। तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक इंटरफेस बना के देता है, वैसे बना के देंगे। इंटर करते हैं।
और इस पर कंट्रोल बटन को क्लिक करके कंट्रोल बटन को प्रेस करके माउस की लेफ्ट की से इस पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारा बन के आ गया वाइट का रिएक्ट ऐप। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक इंटरफेस बना के देता है वाइट का रिएक्ट ऐसे, जिसमें होवर करने को कुछ इफेक्ट दिखता है, काउंटर बना के देता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैं इस टर्मिनल को ऐसे क्लोज करता फिलहाल। तो मैं इस पब्लिक के अंदर पे जो ये white.svg है इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो src के अंदर असेट नाम का फोल्डर बना है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं पूरा फोल्डर डिलीट कर देता हूँ असेट वाला। राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट पे क्लिक किया, ये भी डिलीट हो गया। उसके बाद में ये जो main.jss का css है, ये मुझे फ़िलहाल यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसका कमेंट आउट कर देता हूँ। शॉर्टकट कमेंट आउट करने के लिए शॉर्टकट की आपको बताऊंगा, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है आपके इसमें स्लैश वाला, उसको प्रेस करना है, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाला बटन, कमेंट हो जाएगा। मैंने पहले पूरा सिलेक्ट कर लिया है कंट्रोल ए से, ठीक है। उसके बाद मैं app.css को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। CSS को भी मुझे अभी नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है अभी। मैं CSS नहीं बताने वाला हूँ किस कैसे इसका डिज़ाइन बेटर किया जा सकता है, कैसे उसका जो डिज़ाइनिंग है, लुक कैसे बेटर किया जा सकता है, वो नहीं बताना, सिर्फ लॉजिक बताने वाला हूँ। तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं हम, ठीक है। और इस app.jss के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमें दिया है इसने, ये हमें अभी चाहिए नहीं, तो उसको मैं हटा दिया मैंने। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, इससे बनकर मिलेगा हमें। और ये शॉर्टकट की अगर तभी चलेंगी अगर आपने ये वाला एक्सटेंशन आपके सिस्टम पे मतलब VS कोड पे अगर रखा होगा। तो देखिए ये वाला रिएक्ट, इस रिएक्ट एक्सटेंशन को अगर VS कोड पे आपने इंस्टॉल किया होगा तो ही आपके पास शॉर्टकट जो है RFC स्निपेट चलेगा। इसमें आप देख सकते हो RFC कहीं ना कहीं होगा, लास्ट टाइम मैंने देखा था, इसमें पूरा स्निपेट लिखा है। तो आप इस पर अच्छे से चेक करोगे तो स्निपेट आपको दिख जाएंगे और अच्छे से। तो हम अभी इस app.js पे यहाँ पे हम RFC लिखते हैं, मतलब रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट का बेसिक स्ट्रक्चर हमें बना के दो, बेसिक स्ट्रक्चर बना के देंगे। ये देखो यहाँ पे हम ये लिख भी रहते तो ये ऐसे आ भी रहा है, क्रिएट रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट विथ ECMAScript 7 मॉड्यूल सिस्टम, ECMAScript 7 रिएक्ट रीडर्स ग्राफ QL रिएक्ट नेटिव स्निपेट। और ये इस तरह से बना के देगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और ये सब ये पूरा लिखा है। बस सारी चीज़ें कॉमन होंगी यहाँ पे, बस फंक्शन का जो फंक्शनल कंपोनेंट का नाम होगा वही ऐड करता है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन होती है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन बना के देता है। ये बस यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट का नाम, जो फाइल का नाम हम रखते हैं वही बना के देता है, सिंपल है। तो उसके बाद आप टैब बटन को प्रेस कर सकते हो या फिर इसमें क्लिक भी कर सकते हो। मैं टैब बटन को प्रेस करता हूँ, बन के मिल गया। यहाँ पर देख रहे हो ये सिलेक्ट मिल गया है ऐप। तो अगर हमें फाइल वाले इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे हमारी इस फाइल का नाम ऐप है, तो इसलिए इसने ऐप बना के दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा रिएक्ट में जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है ये एक तरह का फंक्शन ही है, लेकिन इसका जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तभी ये फंक्शनल कंपोनेंट की तरह वर्क करेगा। अगर आप इसको स्मॉल लेटर से लिखते हो तो वो फंक्शन बन जाता है, नॉर्मल प्योर फंक्शन बन जाता है जावास्क्रिप्ट का, तो वो कंपोनेंट नहीं होगा, तो वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए याद रखना है आपको, जब भी आप कंपोनेंट बनाओ तो उसका नाम कैपिटल से रखो स्टार्ट, और फाइल का नाम और कंपोनेंट का नाम सेम ही रहा तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि हम अपना कोड एक नए फाइल में लिखेंगे और उसे हम इंपोर्ट करेंगे अपनी इस app.js इस फाइल में। और यहाँ से मैं इस ड्यू को हटा देता हूँ, ड्यू को हटा के मैं इसमें ब्लैंक रहने देता हूँ फ्रेगमेंट। अच्छा, ये ड्यू को क्यों हटाया मैंने, अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो हमारा ब्राउज़र ऑब्जेक्ट होता है, ब्राउज़र जैसे ईज, क्रोम, फायरफॉक्स में जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑब्जेक्ट बना के देता है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, तो वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट नहीं होते। मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है, तो जावास्क्रिप्ट के कुछ ऑब्जेक्ट पहले से बने हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट की टीम ने बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ब्राउज़र ने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके अपने खुद के कुछ ऑब्जेक्ट बना के रखे हैं, जब भी वेबसाइट लोड होंगी तो वो ऑब्जेक्ट है। तो मेनली 5 तरह के ऑब्जेक्ट है ब्राउज़र पे। तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं वो होता है हमारा DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जैसे हमें पता है कि जो हमारी वेबसाइट का HTML होता है वो एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर में वहाँ पे दिखाया जाता है, मतलब इमेजिन कर सकते हैं हम उसको।
तो अगर आप यहाँ पे ड्यू लिखते हो तो क्या होगा ना, उस स्ट्रक्चर पे एक एक्स्ट्रा नोड ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा नोड। अब वो चीज़ अगर मैं बताने जाऊँगा तो प्रॉप्स वाला पर हमारा लेसन मतलब अलग दिशा में चले जाएगा। तो आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कैसे स्ट्रक्चर कितने आप डालो उस पर डोम DOM लिखो और गूगल पे इमेजेस पे क्लिक करो और देखो किस तरह से उसके डायग्राम आ रहे हैं। तो आप उसको धीरे धीरे समझोगे, उसके आर्टिकल पढ़ो, और नहीं तो आगे हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी फ्रेगमेंट रखा है। तो इससे क्या होगा, हम कोड को पूरा रैप अप कर देंगे इस टैग के अंदर, लेकिन हमारा एक अलग से नोड ऐड नहीं होगा हमारे डोम में। ठीक है, ओके, तो ये हमारा फ्रेगमेंट हो गया, एम्प्टी फ्रेगमेंट। अभी हम एक कंपोनेंट बनाने वाले हैं छोटा सा। तो यहाँ पर SRC में मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। न्यू फोल्डर के अंदर कंपोनेंट, वैसे मैं डायरेक्ट फाइल भी बना सकता हूँ, लेकिन एक फोल्डर बना लो और उस फोल्डर के अंदर फाइल बना लो। ऐसे कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लो, उसके अंदर फाइल बना लो, वो बेटर रहेगा। एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसका नाम रखता हूँ चिल्ड्रन। ठीक है, चाहिए चिल्ड्रन.jsx क्यों, तो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रख दिया मैंने चिल्ड्रन.jsx। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बन के मिलेगा। टैब बटन प्रेस करता हूँ, ये बन के मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक लेता हूँ H1 टैग, और H1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ माई नेम इज़। ठीक है, माई नेम इज़ मैंने लिखा है ना, यहाँ पे मैंने माई नेम इज़ लिखा। और इस चिल्ड्रन टैग को ना, चिल्ड्रन कंपोनेंट को मैं app.js के अंदर कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ हम लिखेंगे कंपोनेंट का नाम जो हमको कॉल करना है, CHI। ये देखो सजेस्ट कर दिया ऐसे कंपोनेंट का नाम, और इस पाथ के अंदर है। आप टैब बटन प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा। ये आ गया, ऊपर इंपोर्ट वाला सिंटेक्स भी लिख के आ गया। इसे हम सेल्फ क्लोज कर देते हैं और अभी हम चेक करते हैं क्या आया है हमारे ब्राउज़र पे। तो देखो यहाँ पे आ गया माई नेम इज़। ठीक है, अब मैं जाता हूँ उसके आगे मेरा नाम आ जाए, माई नेम इज़ सूरज कुमार। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे लिखना होगा माई नेम इज़ और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँगा। ठीक है, तो ये सिंपल वे हो गया, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगा और आ जाएगा माई नेम इज़ सूरज कुमार। लेकिन मुझे करना क्या है ना, ये मेरा कंपोनेंट जो है ये मेरा चिल्ड्रन कंपोनेंट है। चिल्ड्रन कंपोनेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये कंपोनेंट को मैं यहाँ इस एक कंपोनेंट के अंदर कॉल करो ना, तो ये कंपोनेंट हो गया पेरेंट कंपोनेंट। ये जो है ऐप वाला, ये पेरेंट कंपोनेंट हो गया, और इस कंपोनेंट के अंदर जो भी कंपोनेंट में कॉल करता हूँ वो मेरा चिल्ड्रन कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाए डिफरेंस, इसलिए मैंने इस कंपोनेंट का नाम ही चिल्ड्रन रख दिया है ना। तो ये चिल्ड्रन कंपोनेंट हो गया, तो और ये ऐप हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया। तो अब होगा क्या कि कई बार हमें क्या होता है, कई बार हम इस पेरेंट कंपोनेंट पे कुछ चीज़ें लिखते हैं, कोई डेटा लिखते हैं, और वो डेटा हमें ना सेम डेटा हमें पहुंचाना पड़ता है इस चिल्ड्रन कंपोनेंट पे। जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कॉन्स्ट माई नेम इक्वल टू स्ट्रिंग में लिख दिया सूरज। ठीक है, तो मैंने लिख दिया माई नेम इज सूरज, है ना। और मैं चाहता हूँ कि ये माई नेम इज सूरज जो यहाँ पे मैंने लिखा, एक स्ट्रिंग बनाया और इस वेरिएबल पे इसको स्टोर किया, और मैं ये सूरज जो है ये पेरेंट कंपोनेंट पे लिखा है और इसको मैं चिल्ड्रन कंपोनेंट पे दिखाना चाहता हूँ, चिल्ड्रन कंपोनेंट पे दिखाना चाहता हूँ। तो ये हम कर सकते हैं प्रॉप्स के थ्रू। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ठीक है, यहाँ पे मैंने माई नेम इज सूरज लिखा, तो डायरेक्ट हम चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर भी तो लिख सकते हैं, है ना। लेकिन चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे वहाँ पे भी सूरज लिखा, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, कई बार क्या होता है ना कि हमें कुछ इशू आ सकते हैं, हमें वो सेम चीज़ जो है वहाँ पे हार्ड कोडेड लिखना नहीं होता है। हमें यहाँ पर जो डेटा है ना वो एग्जैक्ट डेटा वहाँ पे दिखाना होता है, एग्जैक्ट डेटा वहाँ दिखाना होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने जो यहाँ पे लिखा हम वहाँ लिखेंगे, सारा कोड यहाँ पे जो लिखा वहाँ लिखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स में मतलब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बनाए और सब वहाँ पे लिखेंगे। हमें यहाँ का रियल डेटा वहाँ दिखाना है, तो यहाँ पे जो है वो रियल दिखाना है। वो आगे की होता है, जो जैसे हम असाइनमेंट जब स्टार्ट करेंगे, असाइनमेंट करना और उसका जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ हमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको बेसिक क्लियर करने के लिए समझना है कि
अगर ये पेरेंट कंपोनेंट पे मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर किया है और इसे मुझे वहाँ एक्सेस करना है इस कंपोनेंट के अंदर जो जिस पे मैं कॉल कर रहा हूँ, जो चिल्ड्रन कंपोनेंट, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसे करने के लिए सीधा सिंपल वे है कि जो मैंने यहाँ पर माय नेम इस वेरिएबल पे जो मैंने इस डेटा स्टोर किया ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पर एक आप समझ सकते ऐसे सोच लीजिए कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ बिना डिक्लेयर किए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नेम, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू, और इसमें मुझे कुछ असाइन करना है, तो यहाँ पे मुझे करना है कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि आपको पता है ऊपर जो भी लिखा हो जावास्क्रिप्ट में, तो उसे यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमें ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है। और ये जो माय नेम वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे इस पर पास कर देता हूँ। ठीक है, इससे हो क्या रहा है कि माय नेम पे जो सूरज ये स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, तो ये माय नेम की स्ट्रिंग को हमने इसमें असाइन कर दिया है नेम पे, है ना। तो अब ये चिल्ड्रन कंपोनेंट जो है ना, इसके अंदर मैं ये माय नेम की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ इसके थ्रू, इस नेम के थ्रू। देखो अभी मैं चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, है ना, तो यहाँ पे मुझे वो सूरज करके चाहिए। तो यहाँ पर जो ये पैरामीटर है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PROPS प्रॉप्स, है ना, प्रॉप्स लिखा। और यहाँ पे आपको पता है वो जावास्क्रिप्ट है, तो मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा PROPS प्रॉप्स, और प्रॉप्स के बाद लिखूँगा डॉट, है ना, और डॉट के बाद में मैं लिखूँगा वहाँ पे जो मैंने ये लिखा था ना नेम, तो इसे एक्सेस करने के लिए मैं लिखूँगा प्रॉप्स, कौन सा प्रॉप्स, तो नेम, है ना। तो प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज़, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट बन के मिलता है। और जैसे आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट में की से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी तरह से प्रॉप्स डॉट नेम मैंने लिखा, तो भी मैं माय नेम इज़ लिखा हूँ, और यहाँ पे सीधे वो प्रॉप्स डॉट नेम लिखा हूँ, तो हम देखते हैं वहाँ पे ब्राउज़र पे कुछ चेंजेस हुआ या नहीं। आ गया, देखो मैंने सिर्फ माय नेम इज़ लिखा है और सूरज हमने वहाँ से यहाँ पे पास किया, है ना। तो यहाँ पर मैंने प्रॉप्स डॉट नेम लिखा, तो ये आ गया। दूसरा एक और तरीका है प्रॉप्स को पास करने का, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पर आप जैसे मैंने बताया कि आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ नेम लिखा, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि अभी आप बिगनर्स हो, सीख रहे हो, और आपको कन्फ्यूजन होता है कि नेम लिखा या माय नेम लिखा या फिर, तो एक काम कर सकते हो आप, सीधा सिंपल जो ये वेरिएबल का नाम है ना, जो वेरिएबल का नाम है वही नाम इस पर डाल दो, माय नेम ऐसे लिख दो। तो ये माय नेम आपने बनाया है और ये माय नेम यहाँ पर आया है, और इसका वैल्यू इसमें स्टोर हो गया, और दोनों को सेम रखो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। और इसी को यहाँ पर जो है नेम की जगह पे यहाँ पे माय नेम कर दो, है ना। अभी देखते हैं हम, देखो वर्क कर रहे हैं ना। अच्छा दूसरा तरीका जो प्रॉप्स के लिए है, सबसे मतलब वो तरीका भी इजी है, इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ वो क्या है। दूसरा तरीका ये है कि app.js में जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने माय नेम इस वेरिएबल के अंदर सूरज इस स्ट्रिंग को स्टोर किया है, और उसे हम इस चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। और इस चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर इस बार मुझे क्या करना है ना, मुझे पता है कि उस ये जो प्रॉप्स की है उसका नाम है माय नेम डॉट माय नेम, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये प्रॉप्स डॉट माय नेम इतना बड़ा सिंटेक्स नहीं लिखना है। तो मैं उसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मुझे ये प्रॉप्स डॉट हटाना है ना, तो मुझे अगर ये प्रॉप्स और ये डॉट अगर हटाना है तो मैं हटा देता हूँ, हटा दिया। लेकिन अभी मुझे कुछ दिखना नहीं, मैंने सिर्फ माय नेम रखा है, देखो नहीं दिखेगा, एरर आ रहा है, वो मेरा पूरा सिंटेक्स ही चले गया। वो मुझे देखो कंसोल कोई भी एरर दिखाएगा, यहाँ पे मुझे कुछ एरर दिखाए इतने सारे, है ना। तो वो देखते क्यों एरर है। तो यहाँ पर मुझे मैंने प्रॉप्स डॉट को हटा दिया, तो मुझे ये माय नेम लेकिन चाहिए यहाँ पर। तो कैसे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर में जो प्रॉप्स पास करूँ ना, लिखा है प्रॉप्स इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, तो मैं ये जो माय नेम है, इस माय नेम को, ये इस प्रॉप्स को मैं हटाता हूँ और इस माय नेम को यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। लेकिन अभी भी हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, देखते हैं, देखो अभी भी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं कर पा रहे, तो वो एक जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट को पता है वहाँ से यहाँ भेजने के लिए ना मुझे इसे डालना होगा एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ऐसा, क्योंकि प्रॉप्स तो डायरेक्ट आ जाता है, प्रॉप्स डॉट माय नेम पे आ जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रॉप्स लिखे बिना अगर मुझे चाहिए तो मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने वो माय नेम लिख दिया जो मैं वहाँ से पास कर रहा हूँ,
और उस माइनर को डायरेक्ट यहाँ कॉल कर दिया तो अब ये वर्क करेगा, देखो है ना, माय नेम सूरज वर्क करता है। तो ये इस तरह से। अब आप बोलोगे कि माय नेम, इसको कंपोनेंट को कैसे पता कि ये माय नेम वहीं से आ रहा है, पेरेंट कंपोनेंट से। तो देखो ये चिल्ड्रन कंपोनेंट जहाँ जहाँ भी कॉल हुआ होगा और वहाँ से हमने जो भी डेटा पास किया होगा जिस भी नाम से, उसको हमने लिख दिया तो वहाँ से आएगा। हमें पता है कि चिल्ड्रन कंपोनेंट इस बार हमने सिर्फ app.jsx पे कॉल किया है और वहाँ से हमने ये वाला पॉप भेजा है, तो हम इस माय नेम को डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में। अगर इस चिल्ड्रन कंपोनेंट को मैं और किसी कंपोनेंट के अंदर कॉल करता और वहाँ से भी कुछ डेटा भेजता वो भी आ जाता, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कहीं भी इशू आएगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उस इशू को पे मैं रिप्लाई करना चाहूँगा, और या फिर उस पर भी कुछ वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो ये होता है हमारा प्रॉप्स, ठीक है। तो आपने ये देख लिया प्रॉप्स, ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखना है कि प्रॉप्स की वैल्यू है ना चेंज नहीं होती है। मतलब जैसे स्टेट की वैल्यू हमने देखा था कि जब भी चेंज हो रही थी, प्रॉप्स की वैल्यू है ना चेंज नहीं होती है। मतलब एक बार जो पेरेंट कंपोनेंट पे डिफाइन कर दिया ना, यहाँ पे माय नेम में सूरज डाल दिया और उसको हम चिल्ड्रन कंपोनेंट में भेज दिया, तो चिल्ड्रन कंपोनेंट है ना प्रॉप्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, मेन कंपोनेंट कर सकता है, app.jsx यहाँ पे कुछ भी डालेगा तो वो उधर दिखेगा, लेकिन चिल्ड्रन कंपोनेंट उसको ये नहीं कर सकता है, मतलब अपडेट नहीं कर सकता है। तो ये प्रॉप्स का एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है कई बार। तो उसके लिए हम स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, जैसे रिकॉल, रिडक्स और भी बहुत सारी लाइब्रेरी है, आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन फिर भी प्रॉप्स को कई जगह पर यूज़ भी किया जाता है। अच्छा ठीक है, इस कोड की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसे समझिए। छोटा सा कोड है, ज़्यादा बड़ा सिंटेक्स आपको बता तो इशू आएंगे, तो इसे समझिए प्रॉप्स को, और डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए और कुछ इशू है तो और देखते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारा है प्रॉप्स का डॉक्यूमेंटेशन। आपको सर्च करना तो गूगल कीजिए, यहाँ पे गूगल में डालिए आप प्रॉप्स, और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल हमारे लेगेसी वाला ये वाला हो जाएगा। तो ये देखिए, ये लेगेसी वाला हो गया। उसके साथ में गो टू react.dev, इसके अंदर आप जा सकते हो यहाँ पे, और इसके अंदर सर्च कर सकते हो प्रॉप्स, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से पासिंग प्रॉप टू कंपोनेंट, तो आप react.dev इस पे जा सकते हो। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इसे समझ में नहीं आता है अगर, तो गूगल पे आपके पास और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, W3 स्कूल, गिग्स फॉर गिग्स, काफ़ी सारे वहाँ पे आर्टिकल लिखे हैं, उसे समझिए। तो इसे देखिए, इसे ट्राई कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो हम इजी छोटे टॉपिक लेके जाएंगे, और प्रॉप्स के बाद मैं आपको यूज इफेक्ट हुक्स बताता हूँ, और यूज इफेक्ट के बाद में फिर हम धीरे धीरे और बाकी चीज़ों को और कवर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर जल्दी एक और यूज इफेक्ट हुक के साथ फिर से मिलते हैं।